है। ठीक है, तो रिसर्च रिक्वायरमेंट देखते हैं कि जब हम एक अनुसंधान करते हैं, कि रिसर्च करते हैं, तो हमको किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किन-किन की चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो आप सभी लोग भी आने वाले टाइम पे रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हमको अभी ना ये फिर बाद में हमको रिसर्च करना ही है, ठीक है? क्योंकि आप लोग नेट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँगे, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी की एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, है ना? बाद में आपको रिसर्च भी करवाते हैं, तो देखते हैं किन किन चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो पहला प्लानिंग, ठीक है? तो एक प्रॉपर आपको योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि आप अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ना? आप रिसर्च में देते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए और आपका स्कोप है वो पूरा क्लियर रहना चाहिए, है ना? कि किन-किन चरणों में आपको रिसर्च को कंप्लीट करना है ना? कितने साल में इसको कंप्लीट करना है, उसको आप पहले से टारगेट कर रखेंगे, है ना? कब आपको डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है? और आपको कहाँ-कहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के लिए जाना है, तो सारा चीज़ क्या होगा आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड होगा आपका, ठीक है? तो प्लानिंग क्या होता है? इट्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, तो भविष्य में जो-जो काम करने वाले उसको हम वर्तमान में निर्धारित करते हैं। तो आपका जो है ना पर्पस है ना? वो और स्कोप है वो पूरा क्लियर रहना चाहिए। क्या काम हम करने वाले हैं, किनको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? एंड सेकंड थिंग इज एक्सपर्ट्स, ना? तो जो एक्सपर्ट होता है ना, ये क्या होता है? विषय विशेषज्ञ होता है, जो कि उस फील्ड में उसकी मास्टरी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर में जाते हैं, जिस विषय में आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना? उनके अंदर में आपको पीएचडी करना होता है, जिनको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, ठीक है? और ऐसा गाइड होना चाहिए जो आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस दे सके, है ना? शुड बी एबल टू गाइड प्रॉपर्ली, ठीक है? तो क्योंकि आपको ये मान के चलिए 3 से 5 साल का जो समय है ना, उस गाइड के साथ में आपको बिताना है ना? और वो आपका जो गुरु बन के सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा, वो आपका लाइफ टाइम के लिए आपका गुरु कहलाएगा, है ना? इसलिए है ना, कहते भी हैं, है ना? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ठीक है? इसलिए पहले आप रिसर्च करने से पहले आप अपने गाइड के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए, ठीक है? कि वो पहले पीएचडी करवाए हैं, तो उन लोग का कितना टाइम लगा है ना? घुमाते थोड़ी हैं, बिहेवियर कैसा है ना? तो बहुत सारी चीज़ों को आप पहले से पता कर लीजिए, है ना? और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जिस विषय में आप पीएचडी कर रहे हैं, है ना? उसको उनका थोड़ा नॉलेज है कि नहीं है ना? पता चल रहा है हर चीज़ क्या आप ही को दौड़ा दे रहे हैं तो फिर मतलब नहीं होगा, है ना? तो एक्सपर्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है ना? जो कि उस फील्ड में उसको थोड़ा नॉलेज हो। थर्ड होता है आपका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, तो यहाँ पे क्या होता है आजकल कोर्स वर्क होता है ना, कोर्स वर्क में पूरा आपको अलग से रिसर्च के बारे में पूरा बताया जाएगा, आपको डाटा कलेक्शन मेथड के बारे में बताया जाता है, तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है जिसमें जो स्टूडेंट का जो आउटपुट है ना वो मैक्सिमाइज हो सके, है ना? वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर सके, इसके लिए क्या होता है अलग से उनका 6 महीने का कोर्स वर्क होता है ना? और कई ओरिएंटेशन जो क्लासेस होती हैं ना, कुछ कोर्सेज चलते हैं उसमें भी आपको जाना पड़ता है, तो ये सबसे आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है ना? सबके अलग-अलग कुछ वर्कशॉप भी चलता है ना? सेमिनार भी होते हैं, है ना? कैसे कैसे आपको डाटा एनालिसिस करना है, कैसे आपको टेक्निकल जो रिसर्च के टेक टूल्स हैं, उसको अप्लाई करना है, सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको जो रिसर्च वर्क होता है वो बहुत ही अच्छा होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा, जेन्युइन रिसर्च होगा इससे। फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपका फाइनेंस का, ठीक है? फाइनेंस विथ, ठीक, तो फाइनेंस क्या होता है? जैसे हम लोग फाइनेंस में आपको ऑलरेडी पढ़ाए होंगे ना, ये आपको पैसे की आवश्यकता है ना? इट इज प्रोविजन ऑफ फंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, है ना? ये पैसे की
पैसे की व्यवस्था जब हमको इसकी आवश्यकता होती है, तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको फाइनेंस की भी आवश्यकता होती है, और आप रिसर्च ऐसे टाइम में करते हैं जिसमें हमको अर्निंग करना पड़ता है ना, हमको हम उस एज में होते हैं जहाँ पे हमको अपने घर परिवार को संभालना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ना आप अगर फाइनेंस के अगर आपको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रहा है तो आपका पीएचडी वेल एंड गुड होगा, है ना, और आपका फैमिली में सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तब आप जहाँ पे आपको फाइनेंस नहीं हो रहा है ना, स्कॉलरशिप नहीं, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप पीएचडी आप अगर करते हैं तो पीएचडी का आप गवर्नमेंट के पैसे से ही करो, है ना, दैट विल बी गुड एंड बेटर, है ना, आपकी क्वालिटी भी लोग समझेंगे, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम प्राइवेट वगैरह में भी करते हैं ना, 2 से 3 लाख आप देते भी हैं और प्राइवेट को उतना वैल्यू भी नहीं होता है। तो आपको आपको जैसे पता है जो जेआरएफ है ना, आपके क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है ना। बहुत लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज दिस आल्सो द सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना, फॉर रिसर्च एक्टिविटी। तो आपको जेआरएफ के लिए यूजीसी से आपको फंड मिलता है जो आपका 35,000 के नियर अबाउट होता है, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था इसके बारे में, जेआरएफ के बारे में। तो ये आपका ये पर मंथ होता है ना, ये पर मंथ है ना, एक बार मिलने वाला है नहीं है ये, ठीक है। 35,000 मिलता है ये अप टू 2 इयर्स, है ना। और उसके बाद में एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। जेआरएफ है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, ये आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपको नियर अबाउट 40,000 मिलता है। ये मैं नियर अबाउट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो स्टाइफन है वो आपका सिटी टू सिटी वेरी करता है ना। आपका 35 का नहीं 37,500 तक भी जाता है ये, है ना। तो ये मान के चलिए कि आपका ये 35,000 के नियर अबाउट होके 37,000 तक भी जाता है ये, है ना। और ये 40,000 का ये आपका और नियर अबाउट 42,500 तक भी जाता है ये, ठीक है। ये आपका वेरी करता है सिटी टू सिटी, लेकिन ये आपका एवरेज है ये, ठीक है। तो ये आपका शुरू में 2 साल के लिए जेआरएफ होता है, देन नेक्स्ट 3 साल के लिए एसआरएफ में कन्वर्ट होता है। तो 2 साल तक कितना मिलेगा पर मंथ, और उसके बाद 3 साल में ये मिलता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप पीएचडी कीजिए, है ना, आप अपने घर को भी सपोर्ट करते हैं, है ना। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू जॉब है ये, है ना। आप पीएचडी भी कर रहे हैं, है ना, और आप जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे तो आपको मतलब बाजार में अलग वैल्यू होगी, कॉलेज में अलग वैल्यू होगी, ठीक है। और जहां भी आपका सिलेक्शन होगा तो जेआरएफ वालों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, है ना। जेआरएफ मीन्स क्या होगा, आपके टॉप रैंकर्स रहते हैं ये लोग, है ना। तो हर सब्जेक्ट में, है ना, अलग अलग जितने लोग अपियर होते हैं ना, उस हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो जेआरएफ डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता सकते हैं कि जैसे आपका कॉमर्स है ना, तो कॉमर्स में क्या होगा आपका नियर अबाउट 62, है ना, अबव 60% में आ जाता है ये, है ना। 60 to 65% के बीच में अगर क्या होता है आपका जेआरएफ आ जाता है। तो जितने में आपका नेट आता है ना, बस उससे 5% आपको एक्स्ट्रा करना है ना। हर सब्जेक्ट में क्या होता है अलग अलग होता है, तो बस इतना याद रखिए आपको 5% बस एक्स्ट्रा लाना है, तो आपका ये आ जाएगा। और एज लिमिट में भी बहुत लोगों को होता है कंफ्यूजन होता है ना, ये भी बता देता हूँ आपको। इसका जो एज लिमिट है जेआरएफ का, है ना, ये 30 ईयर तक है आपका, जनरल वालों का है, ठीक है। और बाकी जो है ना, आपकी ओबीसी, ना, एससी, एसटी और फिजिकल चैलेंज जो पर्सन है, इन सब के लिए 35 ईयर है ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। इवन फीमेल के लिए भी क्या है, ये 35 ईयर है फीमेल के लिए भी। तो यहां तक आप लोग जेआरएफ एलिजिबल है और आपको सब मिल सकता है, ठीक है। तो आप जेआरएफ डालिए और जेआरएफ के थ्रू आप पीएचडी कीजिए, और आप कंसिस्टेंटली आप हमारे यहाँ क्लासेस अटेंड करते रहेंगे और प्रॉपर आप होमवर्क करते रहेंगे, है ना। डेली का डेली आप काम करते रहिए, है ना। आपका है जो जेआरएफ 100% निकलेगा, ठीक है। कॉमर्स में तक हमारे सबसे ज्यादा जेआरएफ निकले हैं, है ना। और भी सब्जेक्ट लाइफ साइंस में भी निकले हैं, हिंदी में भी निकले हैं, ठीक है। तो आप लोगों का डेफिनेटली जेआरएफ होगा। बस आपको जो कहा जा रहा है ना, जो असाइनमेंट मिल रहे हैं, यूनिट टेस्ट उसको प्रॉपर्ली दीजिए, प्रॉपर तैयारी करके दीजिए, है ना। अब यूनिट टेस्ट मॉक टेस्ट को ऐसे दिलाइए कि ये हमारा फाइनल एग्जाम है ना, ये समझ के आप लोग दिलाइए, और उसी उत्सुकता के साथ दिलाएंगे ना, फिर देखिए आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है ना। और आप लोग को तो पता है कि अभी ग्रुप में आया था नवंबर के 2nd वीक में एग्जाम होगा, है ना। उससे पहले तक आपके ना सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे, सारे यूनिट टेस्ट भी हो जाएंगे। तो ये सब आप लोग बहुत सीरियसली दिलाइए, और कोर्स आपका पूरा होगा ही होगा। ठीक है, जो शुरू से ज्वाइनिंग किए हैं उनका तो बहुत सारा टॉपिक रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग बाद में ज्वाइनिंग किए हैं, है ना, तो उनको नेक्स्ट सेशन में आपको लोगों को और
उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा जो अभी ज्वाइनिंग किए हैं, है ना? तो इस प्रकार से सभी को डबल डबल अटेंड करने का मौका मिल रहा है, तो ये आपके लिए प्लेजर है जिससे आप जेआरएफ निकाल सकें, है ना? हमको डबल पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो नेट जेआरएफ निकालें। ठीक है, तो आप लोग को ये मौका मिल रहा है, बहुत सारे टॉपिक आपको डबल डबल पढ़ने को मिलेंगे, तो इसको आप ये सोच के जैसे डबल होता है तो इसको हम पढ़ चुके करके ना आप लोग उसको अवॉइड मत कीजिए, है ना? क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको जो पॉइंट है वो आपको याद रहेगा, है ना? और मैं जो भी बताता हूँ टू दी पॉइंट बताता हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बताता हूँ, है ना? मैं जितना बताता हूँ उतना का आप याद रख लें तो आपका जेआरएफ डेफिनेटली निकलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, है ना? तो बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या आपका जेआरएफ है। तो फाइनेंस का आपका व्यवस्था होना चाहिए, बिना फाइनेंस के आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि आपको फीस भी पे करना पड़ता है ना? और आपका 3 to 5 ईयर आपका क्या होता है, टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, ये इसकी आपका रिसर्च के लिए रिक्वायरमेंट है ये। और सेकेंड आपका रेफरेंसेस, तो आपको रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो जब भी हम पीएचडी करते हैं तो हमको रेफरेंस मतलब उसी से रिलेटेड और जो जो टॉपिक्स में रिसर्च हुए हैं, है ना, वो सबको आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है? आपको लाइब्रेरी में जाते हैं और आजकल ई लाइब्रेरी भी हो जाता है ना? तो बहुत सारी चीजों को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फिर किसी लाइब्रेरी में आप मेंबर हैं तो बहुत सारे रिसर्च जर्नल को सब्सक्राइब किए होते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको प्रोजेक्ट के लिए आपको रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो रेफरेंस आपको वही जो प्रीवियस ईयर में मतलब पहले जितने भी उस टॉपिक पे रिसर्च हो चुके हैं, है ना, उस सबका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? उस सबको आपको साइटेशन भी करना पड़ता है, रेफरेंस भी देना पड़ता है ना? और जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक उसी टॉपिक पे यूज हुआ है, तो वो सबको आप यूज कर सकते हैं। तो जो पहले से ही प्रोसेस चल रहा है उसको आपको अडॉप्ट करना है ना, आपको रिसर्च में कोई अपना अलग से जो प्रोसेस है उसमें आपको अडॉप्ट नहीं करना पड़ता है, आपको बस टॉपिक में प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। तो आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है ना, और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो लाइब्रेरी में आप जाके वहां से पूरे जो जर्नल्स हैं, रिसर्च है ना, वो सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च जर्नल्स, जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं ना, तो इसको भी हमको एक्सेस करना पड़ता है। और पीएचडी में क्या होता है कि मिनिमम 2 पेपर आपको पब्लिश करना पड़ता है ना, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल्स में। तो जब रिसर्च जर्नल आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से रिसर्च पेपर लिखा जाता है, ठीक है? तो हर यूनिवर्सिटी में ये होता है ना, जो अच्छे वेल रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स होते हैं वहां पे आपका 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए, तब आपका पीएचडी अवार्ड होता है ना? उससे पहले नहीं होता है। तो रिसर्च में ये सब की जरूरत पड़ती है, ये सब अगर है ना प्रॉपर रिसर्च पढ़ रहे हैं, है ना, लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, रिसर्च जर्नल पढ़ रहे हैं, तो आपको पीएचडी में ये मदद करता है, ये है ना? बाकी लोगों ने जो कैसे पीएचडी किए हैं, कैसे उस एरिया में क्या क्या नए नए एक्टिविटीज हो रही है ना, नए क्या क्या खोज हो रहे हैं, है ना, उस सबकी जानकारी आपको रिसर्च जर्नल से मिलता है, ठीक? आगे देखें। तो ये सब हमारे रिसर्च रिक्वायरमेंट है, रिसर्च हम जब करते हैं तो ये सब चीजें हमको की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं हम लोग रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, एक रिसर्च में क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है? है ना, बीच में आपको कभी भी कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं ना, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। सर हाँ बताइए। सर जैसे हमको पीएचडी करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें तभी बेटर होगा? मैं तो बोलता हूँ पीएचडी कहीं से करें, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट का ज्यादा वैल्यू होता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादा पक्षपात नहीं होता है ना, फेयर होता है हर चीजें। तो आप अपना गाइड अच्छा सेलेक्ट कीजिए, देन गवर्नमेंट से कराना बेटर है ना, गवर्नमेंट कॉलेज से करें या फिर यूनिवर्सिटी से करें तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना? और अगर और सर अगर दूसरा यूनिवर्सिटी से करें तो जैसे रावतपुरा है अपना, सर अपने नॉलेज के लिए पूछ रहे नहीं, हैं। हाँ नहीं, जैसे मान लीजिए कि ना अगर आपके पास में थोड़ा टाइमिंग का इशू है ना, या फिर आप जैसे कुछ लोग हाउस वाइफ होते हैं या टाइम नहीं दे सकते हैं, है ना, तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अल्टीमेटली हमको पीएचडी तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत है, रेगुलर क्लासेस नहीं जा सकते, उस केसेस में कर सकते हैं ना।
और लेकिन करने से पहले आप उसका ना पूरा वो देख लीजिए कि यूजीसी से उसका एफिलिएशन है कि नहीं है, उसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप कहीं से भी करें। तो यूजीसी यूजीसी से अगर उसका एफिलिएशन है, तो उसमें फिर पीएचडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप जाते हैं ठीक है। इंक्वायरीज के लिए, उनको बोले कि भाई आप अपने एफिलिएशन दिखाई कर रहे हैं, तो लोग दिखाएंगे अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको। तो जी जहां तक सर। कोशिश कीजिए कि अगर गवर्नमेंट से बेटर है, अदरवाइज है ना, अगर हमारे टाइम का प्रॉब्लम है और हमारे पास सफिशिएंट अगर पैसे हैं, है ना, कि लोग 2 से 3 लाख के बीच में देते हैं जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, है ना, कम से कम 1.5 लाख से कम कहीं पे नहीं है। ठीक है, और अभी जैसे आपके पास में एज है तो आप बढ़िया क्या बोलते हैं, जेआरएफ के थ्रू कीजिए, है ना, और भले जेआरएफ के थ्रू वहां से भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे मिलते रहेंगे, है ना, 35,000 आपको मिलते रहेगा ये, है ना, 35,000। तो अगर उसके आप जेआरएफ निकालने के बाद भी प्राइवेट से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको फंड आपको मिलते रहेगा, और जितना भी होगा वो 1 साल के पैसे में आपका एक वो आपका वो आ जाएगा। 1 साल भी नहीं लगेगा, है ना, ये 2 महीने में आपका 70,000 हो जाएगा। ठीक है, और 6 7 छक्के 42, है ना, 4 लाख 4,20,000 1 साल का। ठीक है, इसमें आप आधे पैसे दे भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो जेआरएफ के बाद अगर प्राइवेट में भी करते कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर टाइम का दिक्कत है तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन मान्यता चेक कर लीजिएगा उसका, ना कई बार। सर मान्यता तो है, हम पता है। हाँ हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके पास टाइम का शॉर्टेज वहां से कर सकते हैं, है ना। वो लोग जल्द भी, है ना, क्या होता है सर, हर चीज का क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। पॉजिटिव चीज ये है वहां पे कि वो आपको टाइमली 2 से 3 साल में आपको कंप्लीट करवा देंगे, है ना, ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको ज्यादा नहीं करना, और आपके सामने है ना डॉक्टर भी लग जाएगा, और जहां भी अप्लाई करना होगा आप एलिजिबल रहेंगे, है ना, कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर तो वो प्राइवेट में, मतलब प्राइवेट जी से पीएचडी करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में वैलिडिटी रहती है उसकी टीचिंग के लिए? हाँ, नहीं रहती है ना, कि इसीलिए तो मैंने बोला यूजीसी से अगर रिकॉग्नाइज है ना, तो उसको हर किसी को मान्यता देना पड़ेगा, है ना। अगर उसकी मान्यता नहीं होगी तो पीएचडी करा ही नहीं पाएंगे, है ना, फिर वो पीएचडी का मतलब नहीं रहेगा। तो आप हर जगह पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर और वो जो प्राइवेट कॉलेज वाले डायरेक्ट अपना खुद का एंट्रेंस लेके खुद ही एंट्री देते हैं और पीएचडी कराते हैं, उसका भी कोई वैल्यू रहता है क्या? नहीं रहते ना, प्राइवेट कॉलेज नहीं कराते, यूनिवर्सिटी कराती है ना। जो यूनिवर्सिटी है ना, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और उसके बाद फिर वो पीएचडी के प्रोसेस में आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इससे गाइडलाइन की बिना एंट्रेंस एग्जाम के कोई भी एडमिशन नहीं होगा, है ना। तो ये उनका कंपलसरी है, एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं आजकल। और जो नेट क्वालिफाइड है उनको क्या बोलते हैं, इनको इसमें एग्जामिशन मिलता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें, नेट और जो जेआरएफ वाले हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन लोग का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ओके सर। हाँ ठीक जी सर। है ना, और भी कुछ दिक्कत होगी तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, है ना, इसको हम वस्तुनिष्ठता बोल सकते हैं, इसको वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्चर के प्रेजेंस का ना, रिसर्च के रिजल्ट पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होना, ये जो रिसर्च होना चाहिए आपको अनबायस्ड होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, रिसर्च इज विदाउट एनी बायसेस, है ना, रिसर्च शुड बी विदाउट बायसेस। जो रिसर्च आपका बिना पक्षपात के होना चाहिए, बोल सकते हैं कि रिसर्च का जो उपस्थिति है, रिसर्च के परिणामों पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसके बिहेवियर का, उसके एटीट्यूड का, ठीक है, उसकी उपस्थिति का, रिसर्च के जो परिणाम होते हैं उस पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहिए, इस चीज का सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है ना, जैसे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना, उन पे अगर कुछ और रिसर्च करें और प्रॉपर जो आदमी छत्तीसगढ़ का होगा है ना, तो वो किसी प्रकार का उसमें फेवरेटिज्म ना करे, है ना, जो भी आउटकम आ रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से उसका एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए, है नहीं। ऐसा नहीं तो कि हम जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो हम उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर दें, अगर कुछ निगेटिव आ रही है तो, है ना, तो ये क्या होगा, इसी को तो ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव मतलब जो रिसर्च कर रहा है ना, हो सकता है वो उसी एरिया या उसी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी उपस्थिति का रिसर्च के परिणाम पर किसी प्रकार का वो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रिसर्च है वो निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्लियर है? यस सर। हाँ ना, नेक्स्ट आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब जिसपे हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, है ना, इसको अपन विश्वसनीयता बोल सकते हैं ना, विश्वसनीयता। ठीक है, तो विश्वसनीयता का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि रिसर्च के जो आंकड़े हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना, सततता होना चाहिए। मतलब हम किसी रिसर्च को बार बार ही परफॉर्म करते हैं, उसका परिणाम एक ही आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कोरोना टेस्ट हो रहा है ना, एक आदमी का टेस्ट कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, एक का क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, रिलायबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। तो कंसिस्टेंसी कब होगी, जब एक जो व्यक्ति है ना, उसका अगर हम 4 बार कोरोना टेस्ट करवाएं, चारों बार में अगर वो पॉजिटिव आता है या फिर चारों बार में निगेटिव आता है, तब हम क्या बोल सकते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी है। ये चीज आप लोग अभी तो बहुत सुन रहे होंगे, है ना, मीडिया वीडियो में बहुत आ रहा है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? हो रहा है। हाँ हाँ, या इवन तो ऐसा भी है कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तो टेस्ट ही नहीं किए हैं और उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए हैं, ऐसा भी आ रहा है। हाँ सर, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ हाँ, है ना, इधर अपने यूनिवर्सिटी से लगा हुआ पुकुर बड़ा ना, वहां पे भी कुछ व्यक्ति हैं वैसे ही बता रहे थे, वैसा हुआ है उनके साथ में भी। सर बहुत अभी false हमारी फैमिली positive है में सर। भी एक हाँ अंकल हैं, उनका एक दिन पहले नेगेटिव आया टेस्ट और मतलब नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई और बोले कि कोरोना पॉजिटिव। ऐसी चल, मतलब अभी जो हो रहा है ना, मतलब जो टेस्टिंग और इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है ना, किसी को भी पॉजिटिव बता रहे हैं, किसी को भी निगेटिव बता दे रहे हैं, तो मतलब ये जो किट है वो प्रॉपर रिलायबल नहीं है वो, है ना, तो ये होता है रिलायबिलिटी, है ना। तो अगर हमारे पास प्रॉपर टेस्ट किट है ना, तो उसमें हम कितनी बार भी टेस्ट करें सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलायबिलिटी। ठीक है, तो लिखा हुआ रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंस, ना रिसर्च पे क्या होना है, कंसिस्टेंस होना चाहिए, उसी को रिलायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो रिलायबिलिटी क्या होता है कि आपका जो प्रोसीजर है और इन्वेस्टिगेशन है इस प्रकार होना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट, सतत जो परिणाम है वो एक ही आना चाहिए। इसी को ना वेरीफाइबिलिटी भी बोलते हैं, वेरीफाइबिलिटी ना, इसको हम अगेन एंड अगेन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एक्सपीरियंस जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं या फिर कुछ मेजरिंग प्रोसीजर्स होती हैं, ठीक है, वो रिपीटेड ट्रायल में भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट और एनी मेजरिंग प्रोसीजर्स यील्ड द सेम रिजल्ट ऑन रिपीटेड ट्रायल। तो जो भी प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, है ना, या फिर कोई प्रक्रिया होती है, उनको लगातार रिपीट करने पे भी एक समान रिजल्ट आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो रिलायबिलिटी है यहाँ पे ना 4 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी, ठीक है, इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी, इसको हम समतुल्य विश्वसनीयता बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज द एक्सटेंट टू विच टू आइटम्स मेजर आइडेंटिकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, जब हम मापन करते हैं
दोनों समय में एक समान कठिनाइयां उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी चीज का मापन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए, दोनों के मेजरमेंट में हमको एक समान जो डिफिकल्टी है, एक समान डिफिकल्टी लेवल दोनों में आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों में क्या है, इक्विवेलेंसी है ना। तो यह है, इट इज द एक्सटेंट टू विच टू आइटम्स मेजर आइडेंटिकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, तो जैसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी का मापन कर रहे हैं, तो दोनों में एक समान कठिनाई का स्तर मापन होना चाहिए। ठीक है, दो मेजरमेंट में, तो इसमें दो मेजरमेंट में होना मतलब क्या आना चाहिए, दोनों का एक समान रिजल्ट आना चाहिए, है ना। और अगर दोनों में कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ डिफिकल्टीज है ना, जैसे मान लीजिए कुछ दोनों में क्या है, वो कोरोना वायरस के है, तो जो डिफिकल्टी है वो, तो दोनों में क्या आना चाहिए, एक समान रिजल्ट आना चाहिए, मतलब वो कोरोना शो करना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो उसमें रिलायबिलिटी क्या है, आपका इक्विवेलेंसी है ना। तो इसमें जो दो बार हम मेजर कर रहे हैं, तो दोनों में हमको एक समान कठिनाइयां या फिर डिफिकल्टी का जो स्तर है वो समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक में डिफिकल्टी नहीं है, दूसरे में डिफिकल्टी है, तो वो नहीं चाहिए। जो डिफिकल्टी का जो स्तर है वो एक समान होना चाहिए, उसको हम इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी ना, इसी को और बोलते हैं रीटेस्ट रिलायबिलिटी। रीटेस्ट रिलायबिलिटी, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, तो क्या था, इट इज द मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ओवर द टाइम। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि आप अलग अलग समय में किसी चीज का मापन कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो एक समान आना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए कि आप प्लेटिनम को अगर हर साल आप उसका मेजर कर रहे हैं, है ना, तो आपको अगर मेजरमेंट जो टूल आप यूज कर रहे हैं ना, जो भी मापन करने का, तो अगर हर साल उसको तौलेंगे प्लेटिनम को, तो उसका परिणाम एक साथ आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी समय में मापन करें, है ना, रीटेस्ट करें, तो रिजल्ट क्या होना, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, मतलब आपका क्या होगा, जो रिलायबिलिटी है वो क्या आपका स्टेबल है ना। आप किसी चीज का मेजर अभी करें चाहे बाद में करें, वो सेम रिजल्ट आपको देना चाहिए। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि इट इज द एग्रीमेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर द टाइम, है ना, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी। अ मेजर और टेस्ट इज रिपीटेड ऑन द सेम साइट एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी मतलब बोल सकते हैं हम लोग इसको स्थिरता बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम स्थिरता का मापन करते हैं, तो अगर हम उसको रिपीटेड मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, वो भविष्य में अलग अलग समय पे, तो उसमें भी हमको मापन एक समान आना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए, है ना, जैसे प्लेटिनम का जो वेट है वो लूज नहीं होता है, तो प्लेटिनम को आप हर साल मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो सेम लेवल ऑफ आपको सेम वेट आएगा उसका, है ना। तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी है आपकी रिलायबिलिटी में, है ना। समय के साथ में जो परिवर्तित नहीं होता है ना, और उस प्रकार आप मापन करते हैं तो अलग अलग समय में भी सेम मापन आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, है ना। उसको रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं उसको। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक। और नेक्स्ट होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब इसको आप आंतरिक सततता बोल सकते हैं, है ना, इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी गुण का मापन करते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी गुण या किसी क्वालिटी का, तो है ना, आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि बार बार आपको सेम चीजें मिले, है ना, मतलब इंटरनली वो चीजें क्या होगा, सेम हो। जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर कोई रिसर्चर ये रिसर्च करता है किसी पर्टिकुलर बुक पे, है ना, कि किसी पर्टिकुलर बुक पे कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाइड, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, है ना, तो ये आपका वो उनका इंटरनल वो है बिहेवियर है वो, है ना। तो जैसे आप एक साल टेस्ट कर रहे हैं तो 80% लोग सेटिस्फाई हैं उस बुक से, है ना, नेक्स्ट ईयर में भी 80% सेटिस्फाई हैं। इसका मतलब क्या है कि उस बुक के प्रति जो लोगों का सेटिस्फेक्शन है वो क्या आपका कंसिस्टेंट है ना। तो आप सेटिस्फेक्शन भी चेक कर सकते हैं और डिससेटिस्फेक्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट और प्रोसीजर असेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक, स्किल और क्वालिटी।
तो जो आंतरिक सततता होती है इसमें किसी गुण या क्वालिटी या प्रक्रिया का मापन किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंड टू विच द टेस्ट और प्रोसीजर असेसेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक और स्किल। तो मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि जो स्किल है ना, और जो क्वालिटी है या फिर इंटरनल बिहेवियर है ना, वो आपका सेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये किसकी तरफ से है आपका जो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति में किसी चीज प्रति जो हम मापन कर रहे हैं, है ना, तो हमारा जो प्रोसेस है ना, तो हमारा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए या फिर बोल सकते हैं हमारा टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो गुण है या फिर क्वालिटीज है उसका जो मेजरमेंट करे, तो वो जो गुण है वो हर बार सेम मेजरमेंट करे, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है, आपका ये बोल सकते हैं ये क्वालिटेटिव नेचर का चीजें है ये, है ना। ये क्या आपका क्वालिटेटिव नेचर का है, और इससे पहले क्या था आपका क्वांटिटेटिव नेचर का था ये, ठीक है। दोनों में चीजें सेम है, तो बस आपका क्वालिटेटिव नेचर की चीजें हैं। जब क्वालिटेटिव चीजों को नेचर को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो आपको सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। किसी टेक्स्ट बुक के है ना सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन को हम स्टूडेंट के बीच में क्या रिसर्च करें, तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है डिससेटिस्फेक्शन है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि हम उनके जो क्वालिटेटिव नेचर है या फिर गुणात्मक चीजें हैं उनका हम सही मापन कर रहे हैं। तो जो गुणात्मक चीजें हैं है ना, उसका हम अगेन मेजर करते हैं और सेम रिजल्ट आता है, तो हम बोल सकते हैं इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट आपका इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी ना, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। तो रेटर मतलब कौन है, मूल्यांकन करता है ये, है ना, इसको रिसर्चर बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं या फिर किसी चीज मेजर कर रहे हैं, तो दो या दो से अधिक अगर मूल्यांकन करता है या फिर रिसर्चर है ना, उनके द्वारा सेम चीजों का अगर रिसर्च किया जा रहा है या फिर मापन किया जा रहा है, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ए ने किसी चीज का मेजरमेंट किया तो अलग आ रहा है, बी ने मेजर किया तो अलग आ रहा है ना। मतलब सेम चीजें हैं आपका, ठीक है, सेम चीजें हैं। इसका मेजर अगर ए कर रहा है तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, बी कर रहा है तो भी सेम आना चाहिए, सी कर रहा है तो भी सेम आना चाहिए। तो इस प्रकार का जो कंसिस्टेंसी होती है इसको क्या कहते हैं, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब जो मूल्यांकन करता है रिसर्चर है ना, दो या दो से ज्यादा हो, तो उनका जो रिसर्च का आउटकम है वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। इट इज द एक्सटेंट टू विच टू और मोर इंडिविजुअल एग्रीज, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक जो मूल्यांकन करता है ना, वो एक ही चीज पे एग्री होना चाहिए, ठीक है। इट एड्रेसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये क्या बताता है, आपका जो रेटिंग सिस्टम है उसकी कंसिस्टेंसी को बताता है। तो अगर आपका रेटिंग सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है ना, सतत है, तो उसका परीक्षण कोई भी करे, है ना, उस सिस्टम को कोई भी अडॉप्ट करे, रिजल्ट आपका एक समान आना चाहिए, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर-रेटर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट एड्रेसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये जो रेटिंग सिस्टम है उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करता है ना, मतलब कोई भी उसको मेजर करे, जो रेटिंग सिस्टम अगर सही है तो सबसे सेम रिजल्ट ही आएंगे। ऐसा समझ में क्लियर है ये चारों? हाँ सर। हाँ, है ना। इसको अंतर मूल्यांकन करता विश्वसनीयता बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अंतर है ना, अंतर मूल्यांकन करता विश्वसनीयता, है ना। तो रिलायबिलिटी मतलब समझ में आ गया, कितनी बार किसी चीज को टेस्ट करें उसका जो रिजल्ट क्या होता है, सेम आना चाहिए, उसी को हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं रिसर्च में। तीसरा देखते हैं हम लोग वैलिडिटी। वैलिडिटी है ना, इसको हम लोग वैधता बोल देते हैं, वैधता, ठीक है। तो जो वैलिडिटी है ये क्या बोलता है, ये आपका प्रोसीजर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ना, इनकी एक्यूरेसी से मतलब इनकी एक्यूरेसी को बताता है ये, ठीक है। तो जो रिसर्च प्रोसीजर है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, तो ये क्या होना चाहिए, आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी इन द रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट एटसेट्रा। तो वैलिडिटी मतलब ये सब क्या होना चाहिए, आपके एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी उसमें होना चाहिए,
ठीक है, मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट सही होना चाहिए और टेस्ट आपका सही होना चाहिए, है ना। तो आपका सही मतलब क्या, आपका जो रिसर्च है वो उसमें वैलिड रिसर्च है वो, ठीक है। तो वैलिडिटी रिसर्च मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्ट। तो इसमें एक्यूरेसी आपकी होना चाहिए, प्रोसीजर आपका सही वर्क करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट आपका सही वर्क होना चाहिए, टेस्ट आपका सही होना चाहिए, ये सब चीजें सही है तब हो सकती है कि रिसर्च आपका उसमें वैलिडिटी है ना। So it refers to the validity, accuracy of procedure, research instrument and test. तो ये सब आपका क्या होना चाहिए, इसमें शुद्धता होना चाहिए। मतलब इस तरीके से वर्क करना चाहिए, है ना, शुड बी वर्क प्रॉपरली। इसमें एक और पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, शुद्धता। तो एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे है ना, ये आपका वैलिडिटी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसका मतलब ये क्या है कि ये से है ना, इसमें क्या बोलता है, आपका जो प्रोसीजर है, टूल्स है, आपका प्रॉपर वर्क करना चाहिए, है ना, सही तरीके से एक्यूरेसी होना चाहिए उसमें। और यहाँ पे क्या है, इट्स रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोसीजर, है ना, बेस्ट प्रोसीजर बोल सकते हैं, है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका शुद्धता कब बढ़ती है, जब आप अपना जो प्रोसीजर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, इसको सही चीज को सेलेक्ट करते हैं, तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आपका जो प्रक्रिया है ना, इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स हैं, ठीक है, जो रिसर्च टूल्स हैं, तो इनकी मात्रा के ऊपर है कि कितना अच्छा आप इसको सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आप सही प्रोसीजर, सही इंस्ट्रूमेंट, सही टूल सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगी, उसकी शुद्धता अच्छी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोसीजर, राइट इंस्ट्रूमेंट एंड राइट टूल्स, ठीक है। और वैलिडिटी का मतलब क्या है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया वो प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, है ना, इट शुड बी, अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है जिस चीज के लिए, तब उसमें वैलिडिटी उसकी अच्छी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, ऐसे देखा जाए तो क्रेडिबिलिटी का भी हिंदी में मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्रेडिबिलिटी मतलब ये है कि आप जो सोर्स ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार का यूज कर रहे हैं। तो आपका जो सोर्सेस ऑफ डाटा है वो आपकी रिसर्च की विश्वसनीयता को क्या करता है, वो बढ़ाता है ये, ठीक है। जैसे हम जो सोर्स ऑफ डाटा यूज करते हैं, है ना, या फिर जो प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये आपका किससे संबंधित है, आपका बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी आपकी तब बढ़ती है, विश्वसनीयता, जब आप अच्छे सोर्स का डाटा यूज करते हैं, है ना, क्योंकि तो डाटा सोर्स होता है आपका, है ना, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, डाटा है आपका। तो ये आपका क्या होता है, आपका एक प्राइमरी होगा डाटा, और क्या होगा, ये सेकेंडरी होगी, ठीक है। तो हमको क्या होना चाहिए कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो डाटा हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी डाटा हम यूज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा रिलायबल होता है ना, लेकिन टाइम टेकिंग भी होता है, कॉस्टली होता है ये, है ना, आपका समय जाता है ना, आप सभी के पास में जाते हैं तो आपको कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये आसानी से उपलब्ध जाते हैं, लेकिन इसमें क्रेडिबिलिटी थोड़ा कम होती है, इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपका टॉपिक पे डिपेंड करता है। और जैसे आप सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट डाटा लेते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी। अगर आप किसी प्राइवेट एजेंसी की लेते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, जितना अच्छा आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करते हैं अपने रिसर्च में, उतनी अच्छी क्या होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, उतनी उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्यूरेट, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं ना आप, इंफॉर्मेशन, या फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, रेफरेंस यूज कर रहे हैं। रेफरेंस मतलब आप किसी साइट का यूज कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, किसी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है।
तो आपका ये डाटा भी है और रेफरेंस भी है। तो अगर हम किसी अच्छे रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, अच्छी बुक का यूज क्या कर रहे हैं, उसमें साइटेशन दे रहे हैं, तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ना। और अगर आप फेक रेफरेंसेस दे रहे हैं है ना, जो एग्जिस्ट है, तो क्रेडिबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है क्रेडिबिलिटी है ना, इट्स रिलेटेड टू दी इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस। आप अपना अच्छा इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं है ना, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा है ना, तो प्रॉपर आपको मिक्सचर यूज करना चाहिए जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए, और आपका रेफरेंसेस आपका सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कोई भी सूचना है आपको, अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सएप वगैरह से मिलता है तो उसको आप उतना ज्यादा मानेंगे नहीं है ना, लेकिन उसको कोई भूपेश बघेल बोलेगा वीडियो में, नरेंद्र मोदी बोलेगा, तो उसको तो आप मानेंगे ना। तो वो क्या आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, मीडिया में कोई चीज बोल रहे हैं जिसको आप जानते नहीं, वो बोल रहे हैं तो आप मानेंगे नहीं ना। हालांकि सेम चीज भी बोलेंगे क्योंकि उसकी विश्वसनीयता कम है, लेकिन जो गवर्नमेंट के है ना, तो उनका कुछ मैसेज आता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है ना। जैसे आज ही का जो न्यूज हम लोग ग्रुप में देखे थे कि सेकेंड वीक में 9 नवंबर में आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा है ना, तो हमने वो वेबसाइट कहाँ का था, वो यूजीसी का, एनटीए का था वो है ना, इसलिए हम उसको बिलीव कर रहे हैं। ये चीजें अगर कॉमन जगह में होता है, न्यूज़पेपर में, तो उसको हम लोग मानते नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, लोग प्रॉपर रिसर्च किए भी नहीं, कुछ भी छाप देते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी उसकी कम है, क्योंकि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूशन किए बिना वो क्या होते हैं, न्यूज को पब्लिश कर देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी तक आया समझ में आप लोगों को? नहीं, आपस में डिफरेंसेस क्या है, क्लियर है ये? जी सर। क्लियर है ना? हाँ ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो कल है ना, एक और वीडियो देख लीजिएगा, फिर पूछ लीजिएगा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है ये। और छठवा है जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी है ना, जनरलाइजेबिलिटी इसको सामान्यीकरण बोलते हैं, सामान्यीकरण। ठीक, तो आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च हम क्या करते हैं, सैंपल के पे करते हैं है ना, पूरा यूनिवर्स का तो डाटा लेते नहीं है ना, तो यूनिवर्स से सैंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, नहीं, बहुत आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं समग्र। ठीक है, तो हम जो रिसर्च करते हैं किस पे करते हैं, सैंपल पे करते हैं है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायाधर्ष। तो हम कुछ सैंपल लेते हैं और इसमें हमको जो रिजल्ट मिलता है ना, उसको हम पूरे यूनिवर्स की करते हैं, अप्लाई करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारा जो रिसर्च है ना, जो हम सैंपल से ले रहे हैं, तो उसको वो ऐसा होना चाहिए है ना, उसकी जो मात्रा है ना, इतना होना चाहिए कि हम इसको पूरे यूनिवर्स, पूरे समग्र के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण बोलते हैं। ठीक है, it refers to the degree to which research findings can be applied to the larger population ना, इसको यूनिवर्स बोलते हैं या फिर इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, it refers to the degree to which the research finding can be applied to the larger population। यह अनुसंधान के परिणामों की वह मात्रा है जिसको एक बड़े समग्र के लिए लागू किया जा सके है ना, इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। इसमें है कि the sample considered is the representative of the whole population, so the finding should be also applicable to the population। ठीक है, तो जो न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश क्या होता है, आपका जो पॉपुलेशन इसका प्रतिनिधि करता है ना, तो जो इसके रिजल्ट है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो समग्र होता है वह जो न्यायाधीश होता है वो समग्र का प्रतिनिधि करता है, इसलिए समग्र का जो परिणाम है ना, वह जो न्यायाधीश का परिणाम है वह समग्र के भी लागू होना चाहिए। तो ये जो समग्र का जो परिणाम है ना, वो न्यायाधीश का जो परिणाम है वो समग्र के लागू होने की जो मात्रा होती है, उसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट पूरा इसमें एप्लीकेबल होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो जनरलाइजेबिलिटी है, उसको हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में है ना, इसके परिणाम को हम इसके लिए भी बोल सकते हैं, उसी चीज को हम सामान्यीकरण या फिर जनरलाइजेशन कहते हैं।
क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक। है ना, सैंपल वगैरह हम लोग आगे देखेंगे ना, किस प्रकार हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, है ना, सैंपलिंग जो टेक्निक है वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। सातवां है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च है ना, अनुभव सिद्ध अनुसंधान, है ना। तो आपका जो रिसर्च है वो कैसा होना चाहिए? एम्पिरिकल होना चाहिए, है ना। एम्पिरिकल मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे आधारित होता है ना। तो एम्पिरिकल जो रिसर्च है इसको हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपको जो रिसर्च होना चाहिए क्या होना चाहिए? एम्पिरिकल होना चाहिए, है ना, जिसको हम डाटा कलेक्शन के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका जो डाटा वो है ना, डाटा पे बेस्ड होना चाहिए। It is based on real life experience, direct experience और observation by the researcher, है ना। तो empirical research क्या होता है ना, यह वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित होता है ना, प्रत्यक्ष प्रयोग पर आधारित होता है ना, या फिर अनुसंधानकर्ता के अवलोकन पर आधारित होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? empirical research कहते हैं। तो आपका रिसर्च क्या होना चाहिए कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे होना बेस्ड होना चाहिए और अवलोकन पर आधारित होना चाहिए, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। इसको बाद में हम प्रूव भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, इसको हम व्यवस्थित कह सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मतलब क्या होना चाहिए? हमारा जो रिसर्च प्रोसीजर है वो एक सेम सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे अभी, है ना, इसके बाद में, तो इसका जो पर्टिकुलर स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये जो स्टेप होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, पहले से ही वेल एस्टेब्लिश होती हैं, तो उसको फॉलो करके हमको रिसर्च करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमको इसका जो स्टेप होता है या फिर प्रोसेस होता है उसमें हमको हेरफेर नहीं करना होता है ना। जो प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स होते हैं रिसर्च के, उसको फॉलो करके हमको रिसर्च को कंप्लीट करना चाहिए। तो तब आपका रिसर्च क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक कहलाएगा, है ना। दीज आर द सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट हैव बीन टेस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं ना, तो लंबे समय से और पहले से उसको परीक्षण किया जा चुका है ना। तो ईच रिसर्च शुड फॉलो अ डेफिनेट प्रोसीजर, है ना। प्रत्येक अनुसंधान को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो अनुसंधान है वो सिस्टमैटिक है, ठीक। तो ये सब आपके क्या है? रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। तो ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। फिर इसके बाद अब जो नया टॉपिक आपका वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स का स्टार्ट करते हैं। फिर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को मेजर कैसे करते हैं, है ना, तो पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक। फिर इसको कल देखते हैं हम लोग, है। यहाँ तक कुछ डाउट होगा तो आप बताइए। देखो बताइए, किसी पॉइंट में आपको कुछ डिफिकल्टी है क्या?